हेलो, नमस्कार। एग्ज़ाम व्यूअर्स में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं झारखंड टेट का सीडीपी यानी बाल विकास, जो झारखंड टेट में पूछा जाता है टीचर के लिए, उसको हम लेकर आए हैं। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे साहब जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम यह भी बता दें कि जो भी बाल विकास यानी चेटेट में हम लोग को पढ़ना है बाल विकास का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा आपको एग्ज़ाम व्यूअर्स यूट्यूब चैनल पर। अगर इस चैनल को आप लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो तीनों जल्द से जल्द कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक बार मैं फिर और बता दूं कि यहाँ पे बाल विकास का सारा सिलेबस जो भी जेटेट में हम लोग को पढ़ना है सारा का सारा कवर करेंगे, एमसीक्यू के साथ कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग थ्योरी तो देखेंगे प्लस एमसीक्यू भी हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एमसीक्यू भी हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में ये क्या क्या बताए हैं। सबसे पहले इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ के थे। तो जीन पियाजे साहब जो थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे साहब। ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने किया था, यानी कहा जाए प्रतिपादन का मतलब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सिद्धांत जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दिए थे इन्होंने ही दिए थे। इन्होंने इस थ्योरी को विकसित किए थे, ठीक है। कौन? तो जीन पियाजे। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन मेरा बन सकता है। अब आगे देखते हैं। इन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान यानी ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया था। ये जो अध्ययन किए थे ये कहाँ पे किए थे? तो अपने बच्चे पर किए थे। और आस पड़ोस के जो बच्चे थे इनके घर के अगल बगल उन सारे बच्चों पर मतलब कि सारा अध्ययन किए थे। तो संज्ञान ज्ञानात्मक मानसिक, इसका मतलब होता है मानसिक विकास का, यानी कि बच्चे में जो मानसिक विकास होता है, प्रत्येक बच्चे में अलग अलग मानसिक विकास होता है, इसके बारे में उन्होंने ये अध्ययन किए थे। हर बच्चे का मानसिक विकास अलग अलग होता है, भले उसका एज सेम हो। 5 साल का देखिएगा, घर तरफ देखिए कि 2-3 बच्चे हैं जो सब एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि कुछ बच्चा ज़्यादा तेज रहता है, कुछ मीडियम रहता है, कुछ बच्चा जो होता है थोड़ा सा लो होता है उसका माइंड। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस मतलब कि अध्ययन किए थे सारे बच्चों को कि देखते हैं कि इसमें से एक ही एज ग्रुप के बच्चों में इसकी मानसिक विकास जो है किस प्रकार से होता है। किसी में अधिक होता है, किसी में कम होता है, किसी ज़्यादा होता है। तो ये इसी के आधार पर ये थ्योरी दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि जैसे दो बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे ही दो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी इनका कहना है कि जो भी बच्चे, दो बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी है कि अगर दो बच्चे हैं उसके माइंड में जो भी चीज़ कोई वस्तु के बारे में बैठ जाता है वह उसी चीज़ को कॉन्सेप्ट बना लेता है। मान लीजिए कहीं पे अगर बच्चा है दो, अगर कहीं पे देख लिया कि कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा है, ठीक है। जब उसके बच्चे में जो देखता है कि पीट रहा है और वो हंस रहा है, इसके मतलब कि उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है कि पीटने से व्यक्ति हंसता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताए थे कि जब कोई दो बच्चा होता है, जब उसका जैविक परिपक्वता आता है और जैसे वह दो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है, यानी जो पहले से देखता है बस उसी को आधार मान लेता है कि यही सही है, ठीक है। वो गलत है या सही है ये उसको फर्क नहीं कर पाता, बस यही जानता है कि जो देख लिया सामने से कि ये सही है, बस उसी को मान लेता है कि यही है सही है, ठीक है। उसी के बारे में वो कॉन्सेप्ट बना लेता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। ये
जो डिफिनेशन दिए इनके बारे में जानते हैं। जैसे बता रहे हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान और निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक भी होते हैं। ये पूछा जाता है कि नन्हे वैज्ञानिक जो वर्ड है ये किन्होंने बोला है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। तो नन्हे वैज्ञानिक का जो वर्ड है, जो नन्हे वैज्ञानिक जो बच्चों को बोले हैं, कौन बोला है? तो जीन पियाजे साहब बोले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और बताते हैं कि जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, यानी संसार के बारे में बहुत सारे चीज़ें होते हैं, उसके बारे में बच्चे अपने अपने माइंड में बहुत सारे सिद्धांत बना लेता है। चाहे वो सही है गलत है ये तो नहीं जानता है, बस वो जो देखता है उसी को सिद्धांत बना लेता है। ठीक है, यही चीज़ें बारे यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बता रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसके कितने तरीके हैं। तब पहला आता है अनुकूलन, जिसको कहते हैं एडॉप्शन। यानी अनुकूलन मतलब होता है, मान लीजिए जिस परिस्थिति में आप रह रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जिस परिस्थिति में आप रह रहे हैं या जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस सिचुएशन को अपने आप आत्मसात कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। वातावरण के अनुसार, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम बताएं कि जिस वातावरण में रह रहे हैं या जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। अब ये बता रहे हैं इसकी दो प्रक्रिया होती है। कितनी प्रक्रिया होती है? तो इसकी दो प्रक्रिया होती है। पहला होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातकरण जो होता है, एसिमिलेशन जो होता है, वो किसको कहते हैं? तो जानते हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए जो आपके माइंड में कुछ विषय वस्तु को लेकर के जो भी ज्ञान होगा, ठीक है, वो तो माइंड में होगा। उसके बाद आगे चलकर के कुछ नया ज्ञान उसके बारे में आ जाता है हमारे पास, तो इस दोनों ज्ञानों को एक साथ जोड़ देना ही आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, क्या होता है कि पूर्व ज्ञान, मान लीजिए जो कोई वस्तु है जिसके बारे में हमारे पास ज्ञान था, हो सकता है उसमें से कुछ गलत भी होगा और कुछ सही भी होगा, तो क्या कहता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही जो है समायोजन कहलाता है। दोनों को एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कुत्ता पर देखते होंगे कि कुत्ता जहाँ पे रहता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, कुत्ता के बारे में ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं आत्मसातकरण, यहाँ पे देख रहे हैं कि दो ठो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक कुत्ता है और एक बिल्ली है। ठीक है, या भालू है, जो भी चीज़ है। बच्चा जब होता है तो ये दोनों में अंतर नहीं कर पाता है, ये दोनों को एक ही समझ लेता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, दोनों के बारे में जैसे ही ज्ञान उसको मिलता है कि नहीं ये कुत्ता अलग चीज़ होता है, भालू अलग चीज़ होता है, तो वही होता है, तो दोनों ज्ञान को क्या करता है, एक साथ वो जोड़ता है कि नहीं ये दोनों अलग अलग है। लेकिन जब बच्चा होता है, जब छोटा होता है, उसमें जो भी जानवर देखता है जिसका चार पैर होता है, सबको एक ही समझ लेता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। इसी प्रकार देखते हैं समायोजन जो होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे यहाँ बिल्ली है, बिल्ली के बारे में जो भी चीज़ वो जानता है, जो चीज़ उसके बारे में जो देखता है वही चीज़ वो समझ लेता है कि यही चीज़ है। लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। जब वो देखता है कि वातावरण में बहुत सारी चीज़ें जब देखता है बिल्ली को, उसके बारे में जो भी चीज़ ज्ञान पता चलता है, जो जैसे पिछला ज्ञान के साथ साथ नया ज्ञान जो कुछ मिलता है उसके बारे में, तो ये दोनों को तालमेल बिठा देता है पूर्व ज्ञान के साथ। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं समायोजन कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा है साम्य धारण या संतुलन, इक्विलिब्रेशन जिसको कहा जाता है, यानी कि संतुलन जिसको कहा जाता है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे आत्मसातकरण और समायोजन, ठीक है, एकोमोडेशन, इसी के बारे में बता रहे हैं कि जो बच्चा जो होता है आत्मसातकरण और समायोजन के बीच जो संतुलन बैठाता है, इसी को कहा जाता है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है
तीसरा है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है? अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की संज्ञानात्मक संरचना को ही स्कीम्स कहा जाता है। किसको? अनुभव और व्यवहार को संगठित करने की जो ज्ञानात्मक संरचना या मानसिक संरचना जो हमारी है, उसी को हम स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्कीमा। एक तो स्कीम था, एक तो स्कीमा है। स्कीमा में क्या है? मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, वह उनका उपयोग करके या प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना देता है, इसे ही स्कीमा कहते हैं। ठीक है, स्कीमा किसको कहते हैं? मानव के दिमाग में, मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में जो भी चीज़ उसके दिमाग में होगा, उसी विषय के प्रति वह धारणा बना देता है। उसके बारे में जो भी चीज़ जानता है, सही या गलत, उसी को ये धारणा बना लेता है, उसी को स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताए हैं संज्ञानात्मक विकास का। तो कौन कौन सा अवस्था है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको वर्ष पूछा जा सकता है कि कितने से कितने वर्ष के बीच का होता है, तो 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी कि 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है, ये अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। कितने ज्ञानेंद्रियाँ होता है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ होता है। कौन कौन सा होता है? आँख हो गया, त्वचा हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया और नाक हो गया। छोटा बच्चा जब होता है तो देखते होंगे, उसकी जब माँ लेती है तो कैसे पहचान जाता है? वो अपनी त्वचा से ही पहचान लेता है। ठीक है, अपनी माँ को अपनी त्वचा से पहचान लेता है। और जो मतलब बच्चा जो होता है, अपनी माँ को जब हमेशा देखता है दूध पिलाते हुए, यानी कि आँख से उसको पता रहता है, उसमें जो पहचानता है वो त्वचा से पहचानता है, आँख से पहचानता है, कुछ आवाज़ को सुनकर पहचानता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि संवेदी पेशी अवस्था होता है। पहला जो होता है सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जो 0 से 2 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा जो होता है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। आँख से जो देखता है उसी के माध्यम से सीखता है, त्वचा से जो फील करता है उसी के माध्यम से सीखता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 0 से 2 वर्ष का, देखिएगा कोई गर्म वस्तु उसको पकड़ा दीजिए, जैसे कोई बॉल है, बॉल को आप देखिएगा थोड़ा सा लोहा का बॉल है, मान लीजिए थोड़ा सा गोला है, उसको गर्म कर दीजिए। अब गर्म करने के बाद बच्चे को देखिएगा, जब एक बार छू लेगा ना, उसके बाद आप कभी भी उसको ठंडा भी दे दीजिएगा तो नहीं छूएगा। क्यों? क्योंकि जब वो टच किया था, जब वो फील किया था, तो उसमें उसको बहुत ही जलन हुआ था। वो उसके बारे में वही सोच लेता है कि ये गर्म वस्तु कभी दोबारा नहीं छुएगा। वही तो किसके माध्यम से सीखता है? तो अपनी त्वचा के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसमें वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि हम बताएं कि जिस वस्तु के बारे में वो जैसा फील करता है वैसा ही, जैसे मान लीजिए गोला है जो गर्म था, उसको पकड़ लिया, वो डर गया, जल गया। अब जल गया तो क्या हो जाता है? वो बच्चा यही धारणा बना लेता है कि ये चीज़ जो है गर्म वस्तु, इससे पकड़ेंगे तो जल जाएंगे। तो वही चीज़ होता है कि वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। उसके बाद क्या होता है? कुछ कुछ ऐसी वस्तु होता है जिसको देखता है कि ये वस्तु है खेलने का। ठीक है, मान लीजिए उसके पास गाड़ी है या जो भी चीज़ है खेलने के लिए आप देते हैं, तो कहीं भी छुपा के रख दीजिए, वो उसको ढूंढ लेता है, क्योंकि वो छाप उसके दिमाग में रहता है कि ये मेरा गाड़ी है, इसको हम इसको चलाते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ इसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कॉग्निटिव स्टेज, जो आपका 2 से 7 वर्ष होता है। इसमें इस चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिटा हुआ है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। संक्रियात्मक अवस्था, यही चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपका 2 से 7 वर्ष होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। जो क्रिया होता है उससे पहले की क्रिया करने की अवस्था होता है। इसमें बच्चा अपने आने वाली पीढ़ी को देखकर, चीज़ों को देखकर समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी ये ऐसी अवस्था होता है जिसमें ये कुछ वस्तुओं को देखने के बाद तो समझ तो पाएगा, लेकिन उसके बारे में उस स्थिति में नहीं रहेगा कि उसके बारे में कुछ क्रिया कर सके। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी क्रिया होने से पहले की अवस्था को हम लोग कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। चलिए इसको देखते हैं। पहला है जीववाद। ठीक है, एनिमिज्म।
इस क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं समझ पाता है, ठीक है, जीववाद कहलाता है। जीववाद क्या होता है, जीववाद में बच्चा जो होता है सजीव और निर्जीव वस्तुओं को समझ नहीं पाता है, दोनों के बीच डिफरेंस नहीं कर पाता है, वो उसको दोनों जो है एक ही चीज़ लगता है, ठीक है। दूसरा है यह केंद्रित। यह केंद्रित होता है जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, वह सोच रहा है, वह सब ठीक है, ठीक है, यानी कि इसको ये लगता है कि जो चीज़ कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं वही सही है और दूसरा सही नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं या केंद्रित, ठीक है, इको सेंट्रिक कहलाता है, ठीक है। तीसरा है अपलटावी। तीसरा क्या है, अपलटावी है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उल्टना पलटना की नहीं सीख पाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो बच्चा होता है, जो चीज़ वस्तु या जो भी चीज़ होता है, संख्या होता है, उसको उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4+6, अगर बच्चा को अब सिखा देंगे कि 4+6 10 होता है, लेकिन उसी बच्चे को फिर से दे देंगे कि 6+4 कितना होता है, तो उस चीज़ को नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इसको उलटना और पलटना आता ही नहीं है। इसी को कहा जाता है अपलटावी, ठीक है। अब चौथा है मुद्रा संपत्ति, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है बच्चे में मुद्रा के बारे में, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की उसके पास नहीं रहता है, यानी ये सब चीज़ों के बारे में उसके पास कॉन्सेप्ट की कमी होती है। इसी को कहा जाता है मुद्रा संपत्ति, दूरी, ठीक है। ये चौथा मेरा था। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा में है केंद्रीयकरण, कंसंट्रेशन जो होता है, सेंट्रेशन जो होता है, सेंट्रेशन जो होता है, इसमें देखते हैं जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, यानी दुनिया की जो भी सारी विशेषताएं उसको छोड़ देता है, सिर्फ एक ही विशेषता को ध्यान देता है, उसको कहा जाता है सेंट्रेशन, ठीक है, यानी केंद्रीयकरण उसको कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीयकरण कहलाता है, यानी कि एक ही वस्तु पर वो पूरा केंद्रित हो जाता है, ठीक है, यही चीज़ है। अब देखते हैं तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोला जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तीसरा अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे का होता है। कितना होता है? 7 से 11 वर्ष के बच्चे में होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो जो भी चीज़ों को देखता है कुछ करता है, यानी जो कुछ वस्तुओं को देखेगा उसी को कुछ कर सकता है और उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में यानी कि चिंतन करने की जो अवस्था होती है, ये पूछा जा सकता है कि चिंतन करने की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यानी इसमें बच्चे में चिंतन करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो मतलब चिंतन करने का जो उसके पास होना चाहिए वो चीज़ आ जाता है। इस अवस्था में बच्चे के माइंड में चिंतन करने के जो मानसिक विकास जो होता है वो हो जाता है तब तक 7 से 11 वर्ष के बच्चे में, ठीक है। इस अवस्था में अपलटावी जैसे देखे थे, जीवाद, मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चे में अपलटावी यानी उलटना पलटना, संख्या को 4+6 और 6+4 जो भी करना होता है ये सब चीज़ आ जाता है उसमें। उसके बाद है जीववाद, यानी कि जो निर्जीव सजीव वस्तु है उसके बारे में भी इसको ज्ञान हो जाता है। मुद्रा, भार आदि उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट हो जाता है। किसमें? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चूँकि मूर्त ये क्या होता है? जो चीज़ दिखता है, ठीक है, जो चीज़ दिखता है उसी को हमको मूर्त कहते हैं, जो चीज़ हम लोग को नहीं दिखता है उसको हम लोग अमूर्त कहते हैं। यानी इसीलिए इसको कहा गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ये देखकर ही किसी वस्तु के बारे में चिंतन करता है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है? उसके बाद होता है कि आगमनात्मक तर्कना, यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी जो भी चीज़ किसी के बारे में आप उदाहरण दिए हैं उस पर वो अब तर्क करने लगता है, इसी को कहा जाता है आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे लिए बच्चे आंसर करेगा। मान लीजिए किसी बच्चे से आप आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि ये पेड़ जरूरी है कि नहीं, तो कहेगा हाँ जरूरी है। क्यों? तो ये हमें ऑक्सीजन देता है। यानी कि उसके बारे में क्या किया? इसके बारे में वो तर्क किया, ठीक है, चिंतन किया,
उसके बाद ये आपको बताया कि नहीं ये हम लोग के लिए ज़रूरी है, चूँकि ये हमको ऑक्सीजन देता है। तो ये सब सारे चीज़ें जो है इसी अवस्था में आ जाता है, किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कितना एज होता है, 7 से 11 वर्ष के बीच का होता है। अब देखते हैं चौथा। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होता है 11 से 15 वर्ष के बीच जो बच्चे होते हैं उनमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाता है, अपनी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आ जाता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यह जो अवस्था कहलाता है उस संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कहलाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इससे पहले हम लोग देखे थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ें दिखता था उसी के बारे में सिर्फ ये चिंतन कर पाता था, लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, अमूर्त चीज़ों के बारे में भी ये सोचना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए जो चीज़ें नहीं दिख रहा है, मान लीजिए कि नेट के बारे में मालूम नहीं है कि नेट क्या चीज़ होता है, चूँकि हम लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके बारे में भी ये चिंतन करने लगता है कि नेट से क्या क्या चीज़ होता है, नेट से क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, देखिएगा उसको। ठीक है, अब आगे है निगमनात्मक तर्कना। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब लास्ट में है निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना किसको कहते हैं, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। वहाँ पे हम देख रहे थे कि अमूर्त और मूर्त चीज़ों के बीच तर्क करना शुरू कर देता था, चिंतन करना शुरू कर देता था। लेकिन निगमनात्मक तर्कना में क्या होता है, इसमें बच्चा नियम के प्रति, मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में जब नियम बताए हैं उसके बारे में तर्क करना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। उसी को हम लोग कहते हैं निगमनात्मक तर्कना। एग्जाम्पल, मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देते हैं क्योंकि नियम पता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मैथ हम लोग है, कोई भी चीज़ मैथ या जो भी साइंस है उसके बारे में कोई भी फार्मूला है तो हम लोग उसके तुरंत सॉल्व कर देते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उसका नियम जो हम लोग को मालूम है। और जब नियम मालूम है तो उस चीज़ को जो नियम है उसके बारे में तर्क करना हम लोग माइंड में ही शुरू कर देते हैं और उसका आंसर दे देते हैं। उसी को कहा जाता है निगमनात्मक तर्कना। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आगे हम इसी प्रकार से और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जेटेट जो झारखंड जेटेट होने वाला है उसका सारा बाल विकास जो है सिलेबस में सारा का सारा यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, एमसीक्यू के साथ कराया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो तीनों कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग को अच्छा लगे और इसी जब अच्छा लगेगा मान लीजिए कि हम लोग को थोड़ा सा एनर्जी आएगा और इसी प्रकार से और वीडियो हम लोग लेकर आते रहेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।